दोस्तों स्टडी 91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का याद रखिएगा, ये आपका 25वां लेक्चर आज मैं देने जा रहा हूं, ठीक है। और इसके पहले 24 लेक्चर में डिटेल से इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग कवर कर चुके हैं। वैसे दोस्तों हम लोग पढ़ाई कर रहे थे भारत की जलवायु के बारे में, यानी क्लाइमेट के बारे में। और आज हम आपके लिए जो है बहुत बेहतरीन टॉपिक चूज किए हुए थे, जिसमें मुझे आपको बताना था जेट स्ट्रीम के बारे में, अल नीनो के बारे में। लेकिन वहां पर बार बार वायुदाब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था, तो मुझे लगा ऐसा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको वायुदाब के बारे में ही नहीं पता होगा। तो ऐसे में एक नए टॉपिक को शुरू करने से पहले आपके कॉन्सेप्ट को एक बार मुझे क्लियर करा देना चाहिए, ताकि आपको भी पता चल जाए कि लो प्रेशर कैसे बनता है, हाई प्रेशर कैसे बनता है, टेम्परेचर के साथ इसका संबंध किस तरीके से है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कोरियोलिस बल क्या होता है। भाई ये सब आप जानते रहोगे, तभी जाकर के आप क्लाइमेट वाले चैप्टर को समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट जो है ना, क्लाइमेट ऐसे तो एक प्रकार से देखा जाए तो सिर्फ वर्षा से संबंधित है, लेकिन वर्षा की जो प्रक्रिया है ना, वो समझना इतना आसान नहीं है। अगर सोचो किसी जगह के क्लाइमेट को समझना इतना आसान होता तो कोई भी वैज्ञानिक ये बता नहीं देता कि कहीं पर क्लाइमेट कैसा है, बारिश होने वाली नहीं होने वाली, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, या चक्रवात बन रहा है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। भाई ये समझने के लिए बड़ा आपको पेचीदा मामला है, ठीक है। तो आज हम दोस्तों सीधे सीधे बात करेंगे वायुदाब के ऊपर। आज हम वायुदाब की जितनी भी पेटियां हैं उन सभी पेटियों के ऊपर भी बात करेंगे। 7 पेटियां होती हैं, ठीक है, जिसमें हाई प्रेशर लो प्रेशर दोनों बेल्ट होते हैं, तो उन बेल्ट के बारे में भी आज बात किया जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस तरह के वीडियोज अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 91 को सब्सक्राइब करें और ध्यान दीजिए कि आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। एक चीज और याद रखेगा, हमारे YouTube चैनल पर सभी विषय को चैप्टर वाइज डिटेल से पढ़ाया गया है, तो यहां आकर आप अपनी बेहतर तैयारी भी पूरी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात आती है वायुदाब के बारे में। दोस्तों वायुदाब जो है ना, इसको इंग्लिश में एयर प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंग्लिश में से क्या कहते हैं? एयर प्रेशर का नाम दिया जाता है। करा वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न गैसें, आपको पता है इस वायुमंडल में हमें कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यह तय है कि इस वायुमंडल में गैस है। गैस के अलावा छोटे छोटे धूल के कण भी हैं जो हमें अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये कण हैं। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सत्य बताना, कुछ भी रटने वाली बात नहीं है। टेक्निकल चैप्टर है, लेकिन मैं हूं तो मैं तो यही कराऊंगा ना कि आपको रटना नहीं है। मैं केवल जितने प्रश्न का उत्तर आपसे पूछूंगा ना, आप खाली हां ना में जवाब देना। दोस्तों ये जो गैस है, चाहे कोई भी गैस हो, या ये जो धूल के कण हैं, इनका कोई ना कोई वेट तो होगा ना, इनका भार होगा ना, क्योंकि ये भी अपने आप में क्या है, एक तरह के भौतिक पदार्थ माने जाते हैं। तो ये जो गैस हैं, जो भौतिक पदार्थ हैं, इनका अपना भार होता है। और जाहिर सी बात है, जब इनका भार होगा तो ये भार का जो दबाव है वो कहां पर पड़ेगा। जैसे मैं हूं, मैं इस धरातल पर खड़ा हूं, तो मेरे शरीर का जो भार है उसका दबाव किस पर बन रहा है? उसका दबाव इस धरातल पर पड़ रहा है। आपको न विश्वास हो तो एक काम करना, आप लेट जाना, अपने मित्र से कहना कि ऐसा करो, और लेटने के बाद पेट के बल न लेटना, ठीक है, पीठ के बल ना लेटना, पेट के बल लेटना, मतलब पेट नीचे रख के करके लेट जाना, और अपने मित्र को बोलना अपने ऊपर चढ़ने के लिए। आपको समझ में आएगा कि उसके शरीर का जो भार है उसका दबाव आपके ऊपर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। यानी आप कहोगे कि पड़ता है, तो इसका मतलब है कि अगर हम यहां पर खड़े हैं तो हमारा दबाव भी इस धरातल के ऊपर पड़ेगा। जब हमारा दबाव इस धरातल पर पड़ सकता है, तो ये जो वायुमंडल में जो गैस हैं, क्या इसका दबाव इस धरातल पर नहीं पड़ता होगा? पड़ता ही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, हैं आप एकदम पॉइंट की बात बताओ, तो पड़ रहा होगा ना। तो आपके मन में एक बात और आएगी, सर इसका दबाव अगर धरातल पे पड़ रहा होगा तो इसका दबाव सर हमारे ऊपर भी पड़ रहा होगा। क्यों? इस गैस का दबाव हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा होगा? जरूर पड़ रहा होगा। तो बस यही तथ्य आपको याद रखना है। याद रखिए, भूपृष्ठ पर वायुमंडल के दाब या भार को वायुमंडलीय दाब या वायुदाब या फिर वायु भार का नाम दिया जाता है। ये जो वायुमंडल में जो गैस है ना, ये जो दाब बना रहे इस धरातल के ऊपर, उसी को वायुदाब कहा जाता है। यहां कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु का आवरण फैला हुआ है। वायु के इस आवरण का धरातल पर भारी दबाव पड़ता है। भाई कई सौ किलोमीटर ना, अरे सोचो तो कितने 100 किलोमीटर है, कई 100 किलोमीटर तक है ये फैला हुआ। तो ये जो वायु है, इसका पूरा का पूरा प्रेशर इस धरातल पर पड़ रहा है। अनुमान लगाया जाता है कि समुद्र तल के समीप प्रति वर्ग सेंटीमीटर भूमि पर 1.25 किलोग्राम, कितना?
1.25 किलोग्राम वायु दाब इस धरातल पर पड़ता है, और हम भी, हमारे ऊपर हर समय 112 किलोग्राम का वेट होता है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह भार जो है ये चारों तरफ से समान रूप से पड़ता है, इस वजह से हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। कारण भी यहां दे रहा है कि इसका कारण यह है कि हमारे चारों ओर वायु का दबाव समान रूप से पड़ता है। हम वायु के इस महासागर के नीचे इस प्रकार रह रहे हैं जैसे महासागर, जो रियल में महासागर, उनके नीचे जैसे जीव जंतु रहते हैं ना, वैसे ही इस गैस के महासागर में, इस वायुमंडलीय महासागर में हम रह रहे हैं। ठीक है, हमारे ऊपर भी इसका दबाव पड़ रहा है, इसको याद रखेगा। दोस्तों अब यहां बात आती है, यल दिया है, यहां यच्च दिया है। भाई लो प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर क्या होता है, बड़ा कुछ है, मामला बड़ा पेचीदा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आज आप पूरा सेशन देखेंगे ना तो आपको ये सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। मैं एक एक चीज आपको साबित करके बताऊंगा। चलिए, करा कि वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इन्हीं कारक के माध्यम से हमें वायु दाब के बारे में भी जानकारी मिलनी है। करा कि धरातल पर वायु का दाब न तो सर्वत्र समान होता है, ऐसा नहीं है कि यहां भी वायु दाब उतना ही है जितना आपके घर के पास वायु दाब है। क्या बराबर होगा? क्या वायु दाब सभी जगह एक समान नहीं होता है, ना ही समय के बराबर होता है। मतलब आज 5 बजे कुछ और होगा, 10 बजे कुछ और होगा, 3 बजे कुछ और होगा, 8 बजे कुछ और होगा, मतलब अलग अलग समय पर भी अलग अलग दाब होता है। तो आप कह सकते हैं कि स्थान और समय के अनुसार इसमें परिवर्तन आता रहता है। किसमें? इस वायु दाब में परिवर्तन आता रहता है। लेकिन यह परिवर्तन आता ही क्यों है? भाई आपके मन में होगा ना कि सर आपके यहां, जैसे मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं तो हमारे अगल बगल जितना वायु दाब बन रहा है, आपके यहां पर कितना बन रहा है, ये अंतर क्यों है? आपके मन में प्रश्न बन सकता है, भाई ये अंतर क्यों है? या अभी इस समय 5 बज रहे हैं, मान लो 5 बजे वायु दाब कुछ है और 10 बजे कुछ है, तो भाई ये समय के साथ कैसे चेंज हो गया? क्या कोई कारण बना होगा तब तो चेंज हुआ होगा। तो पहला कारण यहां पे बता रहा है तापमान। तापमान को दोस्तों इंग्लिश में टेम्परेचर कहा जाता है। तापमान को क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहा जाता है। अब देखो तापमान का कौन सा संबंध है दाब के साथ, वो समझिएगा। दोस्तों दोनों लंगोटिया यार हैं। क्या है? दोनों लंगोटिया यार हैं, दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कैसे? तो सुनिए, एक एक बात को साबित करता हूं मैं। कह रहा है वायु का तापमान बढ़ जाने पर, बस अब यहीं पे रुक जाओ, वायु का तापमान बढ़ जाने पर, भैया ये जो वायु है जो हमें अपनी नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इसका तापमान कैसे बढ़ जाएगा? कैसे बढ़ जाएगा आप बताओ? पहले यहां पे लिखा तो पहले इतनी बात को साबित करो, कैसे बढ़ जाएगा? दोस्तों मान लो सूर्योदय हुआ, सूर्योदय के बाद दोपहर के समय में जब सूर्य की रोशनी और तेजी से फैलती है, ठीक है, तो ये हीटिंग देता है। भाई सूर्य से उष्मा आएगी, तो उष्मा क्या करेगी? इस वायु को गर्म करेगी कि नहीं? हाँ, गर्म करेगी। और जब वायु गर्म होगा तो बताओ कि टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर घटेगा? तो आप कहोगे हाँ सर, अब समझ में आ गया सर कि वायु का तापमान बढ़ जाने पर कब बढ़ेगा? समझ में आ गया ना? जब सूर्योदय हो जाएगा, जब सूर्य आ जाएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे और क्यों? तो याद रखें, बढ़ जाने पर, तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाने पर आयतन भी बढ़ जाता है। आयतन, आपको पता होगा कोई भी पदार्थ अगर गर्म किया जाए तो सबसे पहले उसका आयतन बढ़ेगा, तो ये आयतन भी बढ़ जाता है, लेकिन उसके भार और दबाव में कमी हो जाती है। उसके भार और दबाव में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। अब आप कहोगे सर कैसे? चलो एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। दोस्तों मान लो आप एक बर्तन ले लिए, इस बर्तन में आपने क्या रख लिया? जल रख लिया, और आपने कहा सर हम सूर्य का वेट नहीं करेंगे, हम इसको क्या करेंगे? हम इसको गर्म करेंगे। ठीक है, आपने क्या किया? इसको गैस पर रख करके गर्म करना चालू कर दिया। दोस्तों जब आपने इसको गर्म करना चालू किया तो बताइए इसके आयतन में पहले वृद्धि होगी, आयतन बढ़ेगा। कुछ समय बाद इसमें जब एक खौलने लगेगा तो इसमें वाष्पीकरण होने लगेगा। जब वाष्पीकरण होगा दोस्तों तो ये जल का वाष्पीकरण होगा, तो जल अब क्या होगा? गैस के रूप में बदल के ऊपर जाएगा। तो एक बात बताओ, जितना पानी इस बर्तन में आपने लिया था, ठीक है, उस समय तो बर्तन पर दबाव बन रहा था, लेकिन अब जब ये पानी ऊपर चला जाएगा तो बताओ बर्तन पर दबाव ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? अब तो पानी चला गया ना। तो जब पानी, मान लो 1 लीटर पानी लेके गर्म कर रहे थे, आधे घंटे बाद देखे तो पता चला कि पानी अब 800 ml बचा है। भाई 1 लीटर लेके काम कर रहे थे और अब कितना बचा है? अब 800 ml बचा है। तो आप कहोगे ना भैया 200 ml कहां चला गया? 200 ml गर्म करने के कारण वाष्पीकृत हो गया। 200 ml गर्म करने के कारण क्या हो गया? वाष्पीकृत हो गया। तो अभी 800 ml बचा, तो बताओ कि प्रेशर कम होगा ना? हाँ सर प्रेशर, अगर इसको 2 घंटे और गर्म कर दिए, पता चला अभी 500 ml बचा है, तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर दोस्तों और ज्यादा कम होगा। तो एक बात तो तथ्य तो समझ में आ गया कि तापमान बढ़ने पर प्रेशर कम होता है। दोस्तों बस इसी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, फिर से
बता रहा हूं कौन सा पॉइंट, देखिएगा ध्यान से। कभी भी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, चाहे आप बढ़ाओ चाहे प्रकृति में किसी भी कारण से बढ़ जाए, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो याद रखिए जो प्रेशर है ना, जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और अगर टेम्परेचर घटेगा तो याद रखिए प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये टेम्परेचर और प्रेशर में अपोजिट रिलेशन होता है। चलिए यहां पर आगे देखिए, कह रहा है जब वायु का तापमान घटता है, अपोजिट मान लीजिए, कह लीजिए वायु का तापमान, तो जब टेम्परेचर कम होगा, वायु का टेम्परेचर यदि कम होगा तो जाहिर सी बात है कि वायु का आयतन अब बढ़ेगा नहीं, वायु अब सिकुड़ेगी। क्या होगी? टेम्परेचर कम होगा तो सिकुड़ेगी। अरे आप अपने जीवन में देख लो, अगर टेम्परेचर डाउन होता है, मैंने क्या किया, आपको उठा के फ्रिज में बिठा दिया और टेम्परेचर डाउन करना शुरू कर दिया, लो 10 डिग्री, 8 डिग्री, 7 डिग्री, 6 डिग्री, 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0। आप पहले ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, फिर ऐसे हुए, सिकुड़ते हुए आप क्या करने लगे, सिकुड़ने लगे। तो याद रखिए टेम्परेचर घटने पर सिकुड़न होता है और टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होगा। अब बताइए, अगर टेम्परेचर बढ़ गया, कैसे? मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, गर्मी फेंक रहा, मार चिल्ला रहा, हाथ पैर फैला क्या, हाँ, तो क्या हो गया, आप ऐसे करके याद सकते। अगर कभी आपके दिमाग से स्किप भी करता है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आदमी क्या करेगा, अपने सारे हाथ पैर फैला लेगा। क्यों? उसको गर्मी लग रही, गर्मी, टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी, जल्दी से हवा चाहिए, हर जगह पर हवा चाहिए, ठीक है, तो गर्मी हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर घटेगा तो सिकुड़न ना, सिकुड़ना। तो याद रखे, कह रहा है यहां पर वायु सिकुड़ती है। जब वायु का तापमान घटता है तो वायु सिकुड़ती है, जिससे निकटवर्ती भागों में और वायु आ जाती है। इस लाइन को छोड़िए, फलस्वरूप वायु का घनत्व तो बढ़ जाता है और उसका दबाव अधिक हो जाता है। दोस्तों उसका दाब कैसे अधिक होगा, अब बात इसकी आती है। अब इसको भी साबित करके दिखाना होगा ना, जैसे ऊपर वाले में हमने गर्म किया तो वह ऊपर चली गई। अब बताइए, अब इसका दाब जो अधिक हो रहा है कैसे अधिक होगा। दोस्तों एक बात बताओ, यदि टेम्परेचर घटेगा, यदि वायु का टेम्परेचर घटता है, ठीक है, टेम्परेचर कम होगा, भाई ये टेम्परेचर अगर बढ़ता तो ये अपोजिट में होता। अगर टेम्परेचर कम होगा यानी क्या हो गया, ये वायुमंडल में ठंडा आ जाए, यानी आप शीत ऋतु की बात कर लो, वहां पे टेम्परेचर कम होता है, वायु सिकुड़ती है, ठीक है, और घनत्व तो उसमें बढ़ा नजर आता है। लेकिन बात आती है कि दबाव अधिक कैसे होगा। दोस्तों पता है, आपको ऐसे समझना पड़ेगा। सुनो, एक सिंपल सा चीज बताता हूं। एक बात बताओ, मान लो जो गैस होती है, ठीक है, गैस को जब आप गर्म करोगे तो ये गैस क्या होती है, गर्म करने पर गैस क्या होती है, ऊपर जाती है। गर्म करने पर क्या होती है, गैस ऊपर जाती है। और गर्म करने पर यदि गैस ऊपर जाएगी तो ये जो पृथ्वी पे इतना जगह है ना, इस जगह पे दाब क्या हो गया, कम हो गया, यानी यहां पर क्या आ जाता है, लो प्रेशर बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। मैं समझो क्या बोला हूं, मैंने कहा गैस को यदि गर्म किया जाए तो ये ऊपर भाग जाएगी, यहां पे लो प्रेशर बन जाएगा। यदि गैस को ठंडा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, गैस को ठंडा किया जाए, तो ठंडा करेंगे तो क्या होगा, अब ठंडा, जो गैस ठंडी होती है ना, जो हवा ठंडी होती है वो नीचे बैठती है, वो क्या होती है, नीचे बैठती है। तो ऊपर से हवा क्या हो जाएगी, नीचे आएगी। अगर ऊपर से हवा नीचे आने लगी तो अब इसी जगह पे अगर हवा आके उतरेगी तो इस जगह पे प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, यहां पर अगर हवा नीचे आने लगी, इस धरातल पर आने लगी, तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर हाई प्रेशर बन जाएगा। बस यही तो आपको समझा रहा हूं, ठीक है। दोनों के बीच में रिलेशन को समझिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए YouTube पर इस तरह की क्लासेस मिलती नहीं है, क्योंकि जब कभी आप पेट दोगे ना तब आपको इस तरह की क्वालिटी कंटेंट वाली क्लासेस मिलेंगी। लेकिन अगर मैं आपको दे रहा हूं ना, तो आप विश्वास करिए कि अगर आप हमारे साथ समय देंगे, देखिए समय देने पर ही आपको कोई चीज मैं पढ़ा पाऊंगा। मैं घोल के पिला ही तो रहा हूं, लेकिन आप हमें समय दीजिए, कोई जल्दीबाजी मत करिए। क्लाइमेट चैप्टर अपने आप में बड़ा ही टेक्निकल चैप्टर है, और एक बार अगर क्लाइमेट चैप्टर पढ़ लिया ना तो आगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं ना, वहां आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि यही सारी चीजें तो है। चक्रवात चक्रवात आप ऐसे ही बना लोगे, भाई पश्चिमी विक्षोभ बताऊंगा तो चक्रवात बताना पड़ेगा ना मैं, हाँ, चक्रवाती वर्षा कैसे होती है। अब खाली अगर अल्नीनो बताऊंगा तो कैसे समझ में आएगा। तो अल्नीनो बना कैसे, मुद्दा ये है। अल्नीनो से क्या होता है, बात की बात है। अल्नीनो बना कैसे, जेट स्ट्रीम बनी कैसे, मुद्दा ये है। समझ में आ रहा है। ये अगर मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाने लगता अभी व्यापारिक पवनों के बारे में, ठीक है, आप समझ जाते क्या, आप ट्रेड विंड्स क्या होता है आपको क्या पता। तो पहले ये समझो कि ट्रेड विंड जनरेट कैसे हो रही है। मैं तो ये चाह रहा हूं कि आपको ये बताऊं कि आखिर में हवा जो है वो कहीं से चलकर भारत की तरफ क्यों आएगी।
आप पढ़ते हो बंगाल की खाड़ी से उठ करके हवा उधर गई, वर्षा कर दी। भाई उधर कैसे चली गई वर्षा, उधर कैसे चली गई, आप हमको ये बताओ ना। आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ोगे तब तक हवा को इधर नहीं उधर भेजते रहोगे। पता चला बंगाल खाड़ी से उठी और आपसे किसी ने पूछ दिया बताओ बंगाल खाड़ी से उठी तो म्यांमार कहीं नहीं चली गई, हाँ, या मुड़ करके इंडोनेशिया कहीं नहीं चलेगी, उसको मुड़ करके जो है गारो खासी जयंतिया वाले से होकर के या फिर उड़ीसा के पास से होकर के बिहार आना जरूरी था क्या? कहीं पर लगा था, बोर्ड लगा था यूटर्न का? कहीं ऐसे जा रही तो ऐसे उठ को जाने की क्या जरूरत थी, उधर चली गई होती, सीधे चली गई होती, या नीचे की तरफ से जो हवा आ रही श्रीलंका की तरफ से ऐसे भाग गई होती, सीधे उस झूठे केरल की तरफ आके मुड़ जा रही है। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो रीजन जानना पड़ेगा ना। तो अगर आप इस प्रेशर को नहीं समझेंगे तो भैया समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है, साथ तो देना पड़ेगा आपको। यहां पे देखिए करा इस प्रकार तापमान के परिवर्तन के साथ वायुदाब भी क्या होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। भाई टेम्परेचर जैसा होगा वैसा घटता बढ़ता रहेगा वायुदाब, तो कहीं आप फिक्स नहीं कर सकते। अब आप हमसे पूछो सर, कुछ देर पहले आपने पूछा हमसे, मैंने आपसे पूछा कि हमारे यहाँ वायुदाब अलग है, आपके यहाँ अलग है। पूछा क्यों? भाई मान लो हम गर्मी में पढ़ा रहे हैं, आप किसी ठंडे जगह पे हो तो वहां पे टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ टेम्परेचर अलग है तो वायुदाब भी अलग होगा, वायुदाब भी अलग होगा, वायुदाब भी अलग होगा। हाँ, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत आपको? आप कहोगे सर आपने कहा 5 बजे का टेम्परेचर अलग है, 10 बजे का टेम्परेचर अलग है। अब भाई 5 बजे कौन से 5 बजे, सुबह के 5 बजे या शाम के 5 बजे? आप जो भी समय हो और रात के समय में टेम्परेचर कुछ ना कुछ आगे पीछे होगा, आगे पीछे होगा तो फिर वायुदाब भी तो आगे पीछे होगा, हाँ है कि नहीं? तो टेम्परेचर के साथ संबंध है तो ये चीजें तो होंगी। आगे देखिए दे रहा है कि ध्यान रखें कि सामान्य दशाओं में वायुदाब और तापमान में विलोम संबंध होता है। वो तो मैं बता ही दिया आपको कि अपोजिट रिलेशन है। यदि वायु का तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम होता है, और यदि तापमान कम होता है तो वायुदाब अधिक होता है। दोस्तों एक कारण और भी दे रहा है, परीक्षा में खूब पूछा जाता है, ध्रुवों पर वायुदाब कैसा होता है? ध्रुवों पर अधिक वायुदाब होता है। क्यों? इतना ठंडा है, इतना बर्फ जमा है, और अभी पूछ रहे वायुदाब ज्यादा क्यों होता है? मैंने बताया ना, ठंडा होगा तो वायुदाब ज्यादा होगा, गर्म करेंगे तो वायुदाब कम होगा। क्यों? गर्म करेंगे गैस ऊपर गया, खाली पोजीशन खाली हो गया, अब पोजीशन खाली हो गया तो फिर वायुदाब कम है, ठीक है, यानी लो प्रेशर है। तो याद रखें ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक वायुदाब होता है, लेकिन वहीं विषुवत रेखा पर कम वायुदाब होता है। सर एक चीज तो मान गया कि ध्रुवों पर वायुदाब अधिक होता है लेकिन विषुवत रेखा पर कम होता है। सर ये पेट में पचा नहीं हमारे, तो पचा लो, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। दोस्तों तरीका उसका ये है कि जो पृथ्वी हमारी है वो पृथ्वी गोल नहीं है। पहले याद रखें वो पृथ्वी गोल नहीं है। अगर आप ये मानते हैं कि पृथ्वी गोल है तो गोल नहीं है। अगर आप ये मानते हैं कि पृथ्वी अंडाकार है या अंडाकार है तो याद रखें पृथ्वी अंडाकार भी नहीं है। तो आप कहोगे सर पृथ्वी क्या है? दोस्तों पृथ्वी गोलाभ है, गोल नहीं है, गोलाभ है। गोलाभ माने क्या होता है? ऊपर नीचे से थोड़ी चपटी है, दबी हुई है, ठीक है, जबकि अंडा ऊपर नीचे से नुकीला होता है, तो अंडाकार नहीं है, ये गोलाभ है, गोलाभ। और गोलाभ होने के कारण दोस्तों यहां पर ये जो विषुवत रेखा ठीक इसके बीच में है ना, यहां पर पृथ्वी का सबसे ज्यादा मतलब इस ध्रुवों से सबसे ज्यादा दूरी किसका होता है? इस 0 डिग्री का होता है। तो दोस्तों 0 डिग्री वही स्थान है जहां पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। यहां पर रात दिन छोटा बड़ा नहीं होता, यहां पर हमेशा सूर्य की किरणें एक बराबर पड़ती हैं। तो जब सूर्य की किरणें 12 महीने ठीक है एक बराबर पड़ेंगी तो बताओ वहां पर टेम्परेचर क्या होगा? गर्म होगा कि ठंडा होगा? जाहिर सी बात है टेम्परेचर गर्म होगा। और टेम्परेचर अगर गर्म मतलब ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बताओ प्रेशर कैसा? कहोगे लो प्रेशर। बस बात खत्म। तो यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अभी जो आप पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो, उसमें से 3 चीजें तो आपको पता हो गया। भाई ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो यहां भी बर्फ है और यहां भी बर्फ है। तो जहां जहां बर्फ है वहां तो लो प्रेशर होगा। तो आपने हाई प्रेशर होगा। क्या होगा? हाई प्रेशर ना, हाई प्रेशर ना, ठंडा जगह है ना तो हाई प्रेशर होगा। तो ये दोनों जगह तो हाई प्रेशर हो गया, और ये 0 डिग्री आपका लो प्रेशर हो गया। ये 3 बात तो आपको पहले से पता है, बाकी का 4 बात पता करना बाकी है। कितनी बात? बाकी के 4 बात को पता करना बाकी है। तो 2 लाइन यहां पे खींचना है और 2 लाइन यहां पे खींचना, बस इतने पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है। वायुदाब पेटी यहीं समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक-एक के बारे में पहले देखते हैं। और भी कारण है ना, अभी केवल टेम्परेचर हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण है ऊंचाई। ऊंचाई यानी
हाइट, हाइट का भी लेना देना होता है किसके साथ? वायु दाब के साथ। हाइट का भी लेना देना होता है वायु दाब के साथ। कैसे लेना देना होता है जरा उसको आप ध्यान से देखिएगा। कह रहा है वायु की अधिकांश भार उसके नीचे की परतों में पड़ता है। किसका? उसके नीचे की। जैसे मान लो हमारी इतनी पूरी शरीर है, बताओ सर पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा या पैर पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा? यार कॉमन सेंस की बात पूछ रहे हैं, कॉमन सेंस की बात पूछ रहे हैं। बताओ प्रेशर सर पे ज्यादा होगा, प्रेशर पैर पे ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है शरीर का सब पूरा का पूरा लोड पंजे पर पड़ रहा है, पैर पर पड़ रहा है, तो भैया पैर पे प्रेशर ज्यादा होगा। बस वही कॉन्सेप्ट यहां भी है ना, कुछ है नहीं, आप केवल उसको कठिन बना दिए। पता नहीं क्यों कठिन बना दिए, या तो आप कठिन बना दिए हैं या तो किताब लिखने वाले जो राइटर है ना वो गजब मान है। दुनिया की सबसे खराब किताब का नाम बता रहा हूं, ठीक है? हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी लगे। दुनिया की सबसे गंदी किताब ज्योग्राफी की है माजिद हुसैन साहब की, ठीक है? माजिद हुसैन साहब ने पता नहीं क्या सोच करके किताब लिख दिया है, और ये टाटा मैकग्रा हिल, कसम से दुनिया में सब खरीद लेना, कभी टाटा मैकग्रा हिल की किताब मत खरीदना। मैंने जो है टाटा मैकग्रा हिल की इतिहास रखा अपने पास, हिस्ट्री रखा है, मैंने जो उसका ज्योग्राफी रखा है, मतलब जान लो उससे खराब किताब हो ही नहीं सकती मेरी नजर में। आपकी नजर में हो सकता हो जाए, मैं अपना पर्सनल व्यू शेयर कर रहा हूं, लेकिन सच में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। मैं भी क्या करता हूं, मुझे कंटेंट बनाना होता है ना, तो मैं अलग अलग किताबों में देखता हूं कि लोगों ने लिखा क्या है, कौन से राइटर ने कौन सी बात लिखी है। अलग अलग कोचिंग के नोट्स में देखता हूं कि कौन से सर ने क्या पढ़ाया है, उसके बाद जाकर के गूगल करता हूं कि अलग अलग जगह से मुझे क्या मिलता है। दोस्तों सब मिलाने जुलाने के बाद तब आपके यहां मैं आता हूं और तब आपको चीजों को बताता हूं, तब आपको लगता है कि सर मजा आ गया पढ़ के। ये मजा के पीछे बड़ा मेहनत लगता है, 4-5 घंटे लगता है, तब ये 40-45 मिनट की क्लास बन पाती है। पता है इतना मेहनत करने वाला यही रीजन होता है कि जब आपके सब्जेक्टिव प्रोग्राम चलाने होते हैं तो थोड़ा सा लेट लतीफ हो जाता है, कंटेंट बनाने में लेट लतीफ हो जाता है, ठीक है? लेकिन जब जब मैं सोचता हूं कि माजिद हुसैन वाली किताब से कुछ अच्छा कंटेंट हमको मिल जाए, कसम से इतनी लेक्चर में बना चुका, वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी में 50 लेक्चर तो हो ही चुका। 50 लेक्चर में से बताऊं 5 लाइन भी माजिद हुसैन से मैंने नहीं लिया। रोज किताब लेके बैठता हूं, यही उम्मीद करके बैठता हूं कि आज इनकी किताब से कुछ बेहतर मिल जाएगा, आज कुछ बेहतर मिल जाएगा। कसम से एक लाइन बेहतर नहीं मिल पाता, एक सिंगल लाइन बेहतर नहीं मिल पाता। मतलब क्या जरूरत है, वो राइटर किसने बना दिया, किसने राइटर बना दिया भैया? कुछ जिसको मुंह में आया उठा के लिख दिया किताब है। चलो आगे देखते हैं। करा वायु का अधिकांश भार, ठीक है? अगर माजिद हुसैन जी अगर ये वीडियो आप तक जाएगा ना तो कॉल कर लीजिएगा, वेबसाइट है हमारी study91.co.in, वेबसाइट पे नंबर दिया होगा, कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? वैसे मैं भी आपका नंबर ढूंढ ही रहा हूं अपनी भड़ास निकालने के लिए। वायु का अधिकांश भार उसकी नीचे की परतों में होता है, जाहिर सी बात है। तो ये जो प्रेशर होगा ये नीचे वायुमंडल में, जो ये 5 मंडल होता है ना, आपको पता होगा, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है, हर जगह ये गैसी परत होगी। तो इसका प्रेशर सबसे ज्यादा नीचे वाले परतों में ज्यादा होगा। कह रहा वायु का अधिकांश भार उसकी नीचे की परतों में होता है, क्योंकि धरातल की निकटवर्ती वायु पर ऊपरी तहों का भार ज्यादा पड़ता है। सिंपल सी बात है। कह रहा जल वाष्प, धूल के कण, भारी गैसें भी धरातल से कुछ ही ऊंचाई तक सीमित रहती हैं। भाई ये जल वाष्प हो, धूल कण है, अब जैसे ही बादल वादल है, बादल वादल यार ये क्षोभ मंडल तक रहेगा, उसके ऊपर बादल नहीं होता है। इसलिए जो प्लेन उड़ता है ना, ये क्षोभ मंडल में नहीं उड़ता, ये सीधा समता ऐसे उड़ेगा सीधा, और क्षोभ मंडल को निकल करके उसको पार करके समताप मंडल में चला जाता है। वहां पे किसी भी तरह की मौसमी गतिविधियां नहीं होती हैं, इसलिए प्लेन को उड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है, ठीक है? तो ये तरीका होता है। तो यहां पर आपको याद ये रखना है कि जो क्षोभ मंडल वहीं तक के जलवाष्प, धूल के कण, भारी गैसें सब वहीं तक होंगे, ठीक है? हालांकि उस क्षोभ मंडल में भी सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसको याद रखिएगा। अतः धरातल के समीप की वायु क्या होती, घनी होती है और भारी भी होती है। ऊपर जाने पर वायु हल्की भी होती जाती है और पतली भी होती जाती है। तो इसमें कुछ कठिन मैंने बोल दिया क्या? इस लाइन में कुछ कठिन हो तो बोलो, बहुत टिपिकल लाइन है, लेकिन कठिन इसलिए नहीं लग रहा होगा कि समझ में आ रहा है। भाई भारी वायु में जो भारीपन है वो नीचे की तरफ ज्यादा होगा, ऊपर की तरफ भारीपन कम होगा। अब आप क्षोभ मंडल में जाएंगे, वहीं बिजली कड़क रहा है, वहीं बादल है, वहीं पे जलवाष्प सब कुछ है, तो बड़ा आपको भारी वायु दिख रहेगी। और उसके ऊपर चले जाएंगे समताप मंडल, वायु हल्की हो जाएगी। आयन मंडल चले जाएंगे और हल्की हो जाएगी। उसके बाद मध्य मंडल आ जाए और हल्की। उसके बाद आपका जो है मध्य मंडल, पहले आयन मंडल बाद में आएगा, और आयन के बाद बहिर्मंडल हो जाएगा, तो वायु और ज्यादा हल्की हो जाएगी। तो ये जो
हल्का वाला बता रहा हूं ना, आप ये समझो। तो अगर वायु हल्की और पतली हो जाती है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ज्यों-ज्यों हम ऊपर जाते हैं त्यों-त्यों वायु दाब कम होता जाता है। अब सर समझ में आया कि पहाड़ों पर चढ़ने पर वायु दाब कम क्यों होता है। अच्छा, ये बात है क्या? सुनो, करा सामान्यतः समुद्र तल पर वायु दाब जो है 1013 मिलीबार रहता है, जबकि 300 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर यह वायु दाब 1013 से घटकर कितना आ गया? 976 हो गया। 600 मीटर की ऊंचाई पर गए तो यह 942 मिलीबार हो जाता है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यदि आप 5500 मीटर ऊपर चले गए तो यह वायु दाब जो है गिर करके 500 मिलीबार के आसपास आ जाता है। तो समझो आधे का अंतर हो गया। 5000 मीटर जाने पर आधे का अंतर बन जा रहा है, 5500 मीटर जाने पर आधे का अंतर आ जा रहा है। कहां 1013 था, कहां 506 हो गया, तो आधा हो गया ना 5500 मीटर की ऊंचाई पर। यानी एक बात तो समझ में आ गया कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे वायु दाब कम होता चला जाता है। अधिक ऊंचाई पर वायु इतनी हल्की हो जाती है कि न केवल सांस लेना कठिन होता है बल्कि व्यक्ति मूर्छा की स्थिति में आ जाता, मूर्छित हो जाएगा। ठीक है, सांस कठिन है तब तक तो आप होश में हो, मूर्छित होना मतलब आप बेहोश में हो गए। ठीक है, इसलिए पर्वतारोही या वायुयान में जब आप बैठते हैं तो आपको अपने साथ क्या दिया जाता है? एक ऑक्सीजन का थैला दिया जाता है कि अगर आपको कहीं पर प्रेशर महसूस हो, किस बात का, सांस लेने में कठिनाई हो, तो आप उस थैले को लगा करके प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन लीजिएगा, वरना मूर्छित होने से कोई बचा नहीं सकता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अगला पॉइंट लीजिए, 2 पॉइंट पे हमने बात किया और दोनों को आधार मानकर हमने वायुदाब के बारे में बताया कि भाई ऊंचाई का भी लेना देना है, तापमान का भी लेना देना है। ठीक है, ये आप याद रखेगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों जल वाष्प। जल वाष्प को इंग्लिश में वाटर वेपर बोला जाता है। ठीक है, अब वाटर वेपर का क्या मतलब है सुनिएगा। यह वायु से हल्की होती है, जल वाष्प बहुत हल्का होता है। भाई पानी को गर्म किया, वो जल वाष्प बना, तो वो पानी जो अभी दिख रहा था वो आंख से नहीं ओझल हो गया, तो गैस में बदल चुका है, वो गैस में बदल चुका है। तो ये जो जल है, ये जो गैस में बदल चुका है, बहुत हल्का होता है। अतः वायु में जितनी ही वाष्प मिली रहती है, वायु उतनी ही हल्की रहती है। जितना ज्यादा वाष्प मिला रहेगा वायु उतना ज्यादा हल्का रहता है। फलस्वरूप वायु जितनी हल्की होती है उसका दाब उतना ही कम होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, दाब कम होगा, हल्का होगा तो दाब कम होगा, भारी होगा तो दाब ज्यादा होगा। मौसम के अनुसार वायु में वाष्प की मात्रा भी बदलती रहती है, इस कारण भी वायु दाब जो है बढ़ता घटता रहता है। अब एक बात बताओ, अब जो लोग समुद्र के किनारे रह रहे होंगे, जब वहां से हवा आती है तो अपने साथ जलवाष्प और ज्यादा लेके आती है, और आर्द्रता अगर बहुत ज्यादा होगी, नमी ज्यादा होगी तो भारी होगा तो नीचे होगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेगा। लेकिन शुष्क मौसम जहां पर होगा वहां पर ये चीजें चेंज होंगी, वायु दाब वहां पर अलग होगा, कम होगा। ठीक है, ये आप समझिएगा। आगे देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति। ये जो पृथ्वी देखिए 2 तरह की गति करता है, एक होता है परिक्रमण गति, एक होता है परिभ्रमण गति। कौन कौन सी होती है? 2 तरह की गति होती है। देखिए मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, एक का नाम होता है परिक्रमण गति, और दूसरा होता है परिभ्रमण गति। नाम एक जैसा है ना, इसलिए बच्चों को बड़ा दिक्कत होता है यहां पर। ठीक है, परिभ्रमण गति। अब देखो परिक्रमण माने क्या होता है? परिक्रमण बना शब्द है परिक्रमा से, और पृथ्वी किसका परिक्रमा करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। दोस्तों सूर्य की तरफ ये चारों तरफ जो पृथ्वी घूमती है ना, इसी गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण गति कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी एक चक्कर लगभग 1 वर्ष में पूरा करती है, इसीलिए इसको वार्षिक गति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको वार्षिक गति का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, और पृथ्वी इसके साथ साथ अपने धुरी पर भी घूमती है। अपने धुरी पर एक चक्कर पृथ्वी लगभग 24 घंटे में लगाती है, एक चक्कर पूरा करती है। तो जो एक चक्कर पूरा करती है, इसी गति को परिभ्रमण गति कहते हैं। और ऐसा पृथ्वी रोज करती है। रोज करने के कारण ही इस गति को क्या नाम दिया जाता है? इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आप याद रखिएगा। आगे देखिए, अब बता रहा है दैनिक गति। दैनिक गति ही घूर्णन में आ जाएगा। ठीक है, घूर्णन कह रहा है पृथ्वी की दैनिक गति को ही घूर्णन कहा जाता है। भाई लट्टू क्या करता है? अपने अक्ष पे घूमता है, तो इसे घूमने की कला को घूर्णन कहा जाता है। कह रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति यानी जो अर्थ का रोटेशन है वो भी इस एयर प्रेशर के लिए जिम्मेदार होता है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आपने इसको समझ लिया तो पूरा एयर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को अगर समझ लिया। कह रहा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण
अपकेंद्री यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का निर्माण होता है। ये घूर्णन गति के कारण होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप कहोगे सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? अभी आगे एक इमेज दिखाता हूं और उसके माध्यम से बताता हूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है और ये घूर्णन गति के कारण पैदा कैसे हो जाता है, ठीक है, जिससे प्रभावित होकर विषुवत रेखा एवं ध्रुवों के आसपास की वायु अपने स्थान से हटकर मध्यवर्ती अक्षांशों की ओर चलने लगती है। परिणाम स्वरूप विषुवत रेखा एवं ध्रुवों के पास, ठीक है, कम वायुदाब की मेखलाएं बन जाती हैं, यानी लो प्रेशर बन जाता है। एकदम ध्रुव के ऊपर नहीं, ध्रुव के ठीक नीचे वाले हिस्से पर। ध्रुव के ऊपर तो हाई प्रेशर बना होता है, ये ध्रुव के ठीक नीचे वाले हिस्से पे बता रहा है। और मध्यवर्ती अक्षांश जहां पे 30 से 35 डिग्री होता है वहां पर भी ये क्षेत्र बनता है। चलो पहले आप ऐसे समझो, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहां पे आपको दिख रहा होगा एक चीज यार, ये आपको दिखाना चाहिए था मुझे अलग तरीके से। फिलहाल ये पृथ्वी रोटेट करती है, आपको पता होगा दोस्तों। पृथ्वी जो घूर्णन करती है वो घूर्णन कैसे करती है? याद रखें, पश्चिम से पूर्व की दिशा में। कैसे? पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है, यानी वेस्ट टू ईस्ट ऐसे मूव करती है। जैसे सिंबल बना है ना, याद रखिए पृथ्वी का मूवमेंट ही ऐसे होता है भाई। यहां से पृथ्वी इस तरीके से मूव करती है, ठीक है, ऐसे मूव करती है। मतलब क्या होता है, ये वाला हिस्सा आगे आएगा और फिर इधर जाएगा, फिर ये पीछे चला जाएगा, फिर पीछे वाला हिस्सा आगे आएगा, मतलब ऐसे करके ये मूवमेंट चलती है, ठीक है। तो ये पृथ्वी घूर्णन करती है वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है। इसीलिए जो सूर्य अगर यहां पर है दोस्तों, यहां पर सूर्य है, तो धीरे धीरे इसका प्रकाश इधर वाले हिस्सों पर आएगा। जो जो हिस्सा उसके सामने आता जाएगा उस हिस्से में प्रकाश आता जाएगा। तो आप बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो याद रखिए इसीलिए सूर्योदय पूरब से होता है। याद रखिए सूर्योदय पूरब से होता है। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है वो कैसे कर रही है? वो पश्चिम से पूर्व कर रही है। कैसे? पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। अगला पॉइंट में बता रहा है कि भूतल पर वायुदाब का वितरण। अभी वायुदाब का वितरण कैसे हुआ है इसके बारे में थोड़ी सी बातें समझिएगा। आगे बहुत टेक्निकल चैप्टर है, बहुत तथ्य इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जो है सभी तथ्यों पर बात करेंगे। कह रहा पृथ्वी के गोले पर वायुदाब की कुल 7 पेटियां पाई जाती। कितनी पेटियां हैं? 7 पेटियां पाई जाती। इन 7 पेटियों में लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट दोनों होता है। अभी तो आपको लो प्रेशर हाई प्रेशर समझ में आ गया ना। अभी लो प्रेशर हाई प्रेशर बोलूंगा तो कंफ्यूजन नहीं मांगता, ठीक है। तो याद रखिए। अब याद रखिए यहां पर अगर मैं हाई प्रेशर की बात करूं तो हाई प्रेशर क्योंकि हाई है तो 4 पेटी किसकी है? हाई प्रेशर की है। और 3 पेटी भाई कम है ना, लो बता ही रहा है लो। तो लो प्रेशर की कितनी पेटियां? 3 पेटियां हैं। 4 पेटी हाई प्रेशर की है, 3 पेटी लो प्रेशर की है। कुल मिला जुलाकर पूरे पृथ्वी पर 7 प्रेशर बेल्ट पाए जाते हैं। वो प्रेशर बेल्ट हैं कहां कहां पर, तो उसके बारे में एक बार मैं आपको इमेज के माध्यम से बता देता हूं, दिखा देता हूं। दोस्तों उसमें से 3 प्रेशर बेल्ट तो आपको शुरू में मैंने बता दिया। ये एकदम उत्तरी ध्रुव है, एकदम उत्तरी ध्रुव पर, क्योंकि ये बर्फ से ढका है और दक्षिणी ध्रुव भी बर्फ से ढका है, तो यहां पर हाई प्रेशर है, यानी ये उच्च दाब वाला क्षेत्र है। ये उच्च दाब क्षेत्र हो गया। इसके अलावा मैंने आपको 0 डिग्री लाइन के बारे में बताया। 0 डिग्री लाइन क्योंकि इस पर 12 महीने दिन रात बराबर होता है, तो सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा पड़ती हैं। इस वजह से यहां पे गर्मी होता है, तो गर्मी होगा तो जाहिर सी बात है यहां पे लो प्रेशर होगा। तो ये याद रखिए 2 और 1 3 तो आपको पता है, 4 और पता करना था। मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों 2 लाइन ऊपर की तरफ और 2 लाइन नीचे की तरफ। ये 2 लाइन ऊपर हो गया देखो, और ये 2 लाइन आपका नीचे हो गया। दोस्तों डिग्री कौन सी याद रखनी है? याद रखना 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये 23.5 वाला मत याद रखना। कर्क मकर आपको यहां पे नहीं याद रखना, ठीक है। कर्क मकर और उत्तरी ध्रुवीय गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुवीय गोलार्ध वो आपको नहीं याद रखना, ठीक है। तो याद रखिए यहां पर क्या याद रखना? 30 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा में, नॉर्थ मतलब एन मतलब क्या होता है? उत्तर दिशा में। और 30 डिग्री साउथ में, साउथ मतलब दक्षिण दिशा में। इसीलिए देखिए यहां पर लिखा है 60 डिग्री यस, 30 डिग्री यस, ठीक है। 30 डिग्री एन, 60 डिग्री एन, और 0 डिग्री पे एन और यस नहीं लिखा होता। क्यों? एकदम सेंटर पे है। ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, इसलिए यहां पर कुछ लिखा नहीं गया होता है। तो दोस्तों अब याद रखिए। अब देखिए यहां पर क्या होता है ना, इसको कहा जाता है निम्न ध्रुवीय निम्न वायुदाबीय क्षेत्र। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको याद करो, मैं तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि इसको ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र क्यों कहा जाता है, ठीक है। मैं तो ये चीज बताऊंगा, लेकिन आप खाली इतना याद रखो ना। देखो यहां पे लो हाई प्रेशर, यहां पे लो प्रेशर। अगर आपको यहां से आगे बढ़ना हो ना तो बांट दो एक एक क्षेत्र को। देखो ये आपका लो प्रेशर था, अब एक यहां पर जो पहला वाला पॉइंट आएगा, अब जाहिर बात है लो के बाद हाई का नंबर आएगा, हाई के बाद फिर लो का नंबर आएगा, लो के बाद फिर हाई का नंबर आएगा, ठीक है। आपका ही
नंबरिंग करना सीख जाओ। बीच में अगर 0 डिग्री पे लो प्रेशर है, मतलब 30 डिग्री पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, और 60 डिग्री पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। पहले तो आप कॉन्सेप्ट को याद करना सीखो, बाद में हम बेल्ट का नाम याद करा देंगे। मैंने कहा 3 चीजें आपको पता है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये हाई प्रेशर बेल्ट होता है, 0 डिग्री लाइन ये लो प्रेशर बेल्ट होता है, ये 3 आपको पता था, ठीक है। और मैंने कहा कि 30 डिग्री 60 डिग्री पर 2-2 रेखाएं और मार लो ऊपर नीचे, ठीक है। तो अगर आप 0 डिग्री से उत्तर की तरफ जा रहे हैं तो पहले 30 डिग्री भेटाएगा, आपसे मुलाकात होगी, तो 30 डिग्री को क्या देंगे आप, हाई प्रेशर देंगे, ठीक है। उसी तरह से दक्षिण में जाएंगे तो वहां भी 30 डिग्री क्या होगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। तो दोनों ही 30 डिग्री क्या होते हैं, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, दोनों हाई प्रेशर बेल्ट होता है। और 60 डिग्री वाला क्या होता है दोस्तों, ये लो प्रेशर बेल्ट होता है। 60 डिग्री वाला क्या होता है, ये लो प्रेशर बेल्ट होता है, ठीक है। याद रखिएगा, 0 डिग्री लो प्रेशर बेल्ट, 30 डिग्री हाई प्रेशर बेल्ट, 60 डिग्री लो प्रेशर बेल्ट, 90 डिग्री हाई प्रेशर बेल्ट, खत्म। साथ ही तो आपको याद रखना था, ठीक है। 2 90 वाले हैं, 2 60 वाले हैं, 2 30 वाले हैं, ठीक है, और एक 0 है। 3 हो गए तो 3 दूना के 6 और एक 7 हो गया। ये 7 प्रेशर बेल्ट होते हैं। मैं अभी आपको नाम याद करने की हिदायत नहीं दूंगा, क्यों, ये जो नाम याद लिखा है ना, पछुआ पवन, ठीक है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन, भैया मत याद करिए, अभी मत याद करिए। क्यों, मैं हूं याद कराने के लिए, आप घबराइए मत। मैं आपको बताऊंगा क्यों इसको दक्षिणी पूर्वी कहा गया, क्यों इसको उत्तरी पूर्वी कहा गया। जब तक आप यही नहीं समझोगे भूल जाओगे। आज पढ़ा दूंगा, कल भूल जाओगे, तो भूलने वाला काम ही नहीं करना। इतनी बात समझ में आ गई ना। चलो एक एक करके बात करते हैं, आपको आराम से समझाते हैं। अब दोस्तों, उस 7 बेल्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम केवल 0 पढ़ लें, हम 0 पढ़ लें, 30 पढ़ लें, 60 पढ़ लें, 90 पढ़ लें, हम 4 पढ़ लें, बाकी का 3 पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 बार 30 है, 2 बार 60 है और 2 बार 90 है। तो सिर्फ एक बार पढ़ लो ना, आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां पर दे रहा है विषुवत रेखीय। विषुवत रेखा किसे कहा जाता है, 0 डिग्री लाइन को कहा जाता है ना। तो अगर 0 डिग्री लाइन को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है तो बस वहीं से पकड़िए, विषुवत रेखी। तो जाहिर सी बात है कि 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री को कभी विषुवत तो कहा नहीं जाएगा। विषुवत रेखी कहा मतलब 0 डिग्री वाले बात कर रहा है। और 0 डिग्री पे बताइए हाई प्रेशर बेल्ट है कि लो प्रेशर बेल्ट है, तुरंत बोलो फटाक से, टाइम नहीं है। लो प्रेशर बेल्ट है। कौन सा है, लो प्रेशर बेल्ट यहां पे है। क्यों है, क्योंकि 12 महीने 12 घंटे तक दिन वहां रहता है। सूर्य की सबसे ज्यादा किरणें सबसे ज्यादा समय तक 0 डिग्री पर पड़ती हैं, इस वजह से वहां पर क्या है, विषुवत रेखा है, ठीक है। और लो प्रेशर बेल्ट बना है। करा विषुवत रेखी न्यून दाब पेटी, मतलब न्यून माने लो, दाब माने प्रेशर, पेटी माने बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, विषुवत रेखीय लो प्रेशर बेल्ट, विषुवत रेखीय लो प्रेशर बेल्ट। समझ में आ गया। अब सुनिए ध्यान से, इंग्लिश में दोस्तों इसी को नाम दे दिया जाता है इक्वेटर का, ठीक है। धूम मचा देंगे कसम से, खाली आप साथ दो ना, मन लगा कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, वीडियो नहीं शेयर करते हो, नहीं तो कसम से धमा चौकड़ी मचा दे अकेले यूट्यूब पर, ठीक है। आपको विश्वास नहीं होगा, आपको लग रहा होगा कि इस समय ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो ज्योग्राफी के टीचर हैं। कभी साइंस की क्लास भी देख लीजिएगा, कभी हिस्ट्री की क्लास देख लीजिएगा, और कभी मौका लगे ना तो हिंदी की क्लास भी देख लीजिएगा, ठीक है। आपको बिलीव ही नहीं होगा कि एक्चुअली में चलता क्या ना, मुझे भी नहीं पता चलता मैं कैसे पढ़ा पाता हूं, ठीक है। सच बताऊं तो पता नहीं होता है, ठीक है। चलो तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर करा विषुवत रेखीय न्यून दाब पेटी, इसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। चलो जो भी है, करा यह विषुवत रेखा के समीप, जो 0 डिग्री लाइन है उसके समीप 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच में यह पेटी फैली हुई है। कितना कितना डिग्री माना जाता है, 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर की तरफ और 5 डिग्री दक्षिण की तरफ। ये जो 10 डिग्री बन गया ना, 5 उत्तर गए, 5 डिग्री नीचे आए तो 10 डिग्री बन गया ना। ये 10 डिग्री का एक बेल्ट होता है। क्या होता है, जैसे कमर पे आप बेल्ट लगाते हो ना, ऐसे पृथ्वी पर एक बेल्ट बना हुआ है, ठीक है। ये लो प्रेशर बेल्ट का जोन है। सुनिए आगे कह रहा है कि यहां वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण तापमान ऊंचा रहता है, और तापमान ऊंचा रहेगा तो वायुदाब क्या रहेगा, वायुदाब कम रहेगा, यानी लो प्रेशर तो बनना है, ठीक है। अतः यहां पर निम्न वायुदाब पाया जाता है इस क्षेत्र में गर्म भूमि के संपर्क से। अब बता दो, अगर तापमान ज्यादा रहेगा तो जो भूमि है दोस्तों वो भी गर्म रहेगी। अब जब भूमि गर्म रहेगी और वहां से जो जो वायु गुजरेगी, बताओ वो वायु ठंडी होके गुजरेगी या गर्म होके, आप बताओ। अगर मान लो आपने स्टोव जला दिया, उसके ऊपर से जो वायु जाएगी वो गर्म होके आएगी या ठंडी होके आएगी, जाहिर सी बात है गर्म होके आएगी। तो वही बता रहा है, कह रहा है कि
इस क्षेत्र के गर्म भूमि के संपर्क से वायु भी क्या हो जाती, गर्म। कहते हो याद करना पड़ता है, मेरे समझ में नहीं आता, याद क्या करना है इसमें। धरती गर्म है, उसके ऊपर से गर्म वायु गुजरेगी तो गर्म ही ना होगी, हाँ गर्म ही ना होगी, ठीक है। तो कह रहा है गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है और हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। जैसे उस जगह से गुजरी, गर्म हुई और गर्म हुई कि गई ऊपर, गर्म हुई कि गई ऊपर सटक से। तो यहां पे बस वही दे रहा है कि वायु जो यहां से गुजरती है वो गर्म हो जाती है और जैसे ही गर्म हुई, ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो गई, ये ऊपर उड़ जाती है तथा वायुमंडल के ऊपरी स्तरों से जो ठंडी वायु है, और जब वायु ऊपर चली गई तो यहां पे प्रेशर कैसा बन गया, लो प्रेशर बन गया। और जैसे ही लो प्रेशर बनता है तुरंत ठंडी वायु ढूंढती रहती है दुनिया में, कहां पे लो प्रेशर, जहां लो प्रेशर होगा दौड़ के पहुंचती है। ये हमारा स्थान है। जैसे क्या होता है ना, जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है ट्रेन में, लोग दौड़ के जाके बैठते हैं, हमारी सीट है, ये हमारी सीट है। तो देखिए जहां पर लो प्रेशर होता है ना, जो ठंडी हवा होती है दौड़ के जाके पहुंचती है, दौड़ के पहुंचती उस लो प्रेशर वाले बेल्ट पे जाके बैठ जाती। क्यों? अरे ठंडी हवा की खासियत ये है क्या, वो भारी है, वो भारी है तो बैठेगी, और बैठने के लिए जगह चाहिए। कहां पे बैठेगी, जहां पे लो प्रेशर होगा वहीं पे बैठेगी। समझ में आ रहा है? तो यहां पे जाके बैठ जाती है। तो ये जो 10 डिग्री का बेल्ट है ना, यहां पे खूब ठंडी हवाएं जाकर के क्या करती, गर्म वाली ऊपर जाती तभी ठंडी नीचे आती है। तो ये पूरा एक सर्कल बन गया ना, गर्म ऊपर गई, ठंडी नीचे आई, और जैसे ठंडी नीचे आई फिर नीचे गर्मी है ना, धरातल तो गर्म है ना, वो भी गर्म हुई, वो गर्म हुई, फिर वो भी ऊपर गई, फिर दूसरा ठंडी आया। तो ये प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया बन गया। हाँ, हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, लो प्रेशर जान के आ रही है, पता चला हीटिंग ज्यादा है, फिर भाग जा रही है ऊपर, गर्मा के ऊपर चली गई, ठीक है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। करा ये धरातल के नीचे उतरती है। इस प्रकार के वायुमंडल में संवहनी धाराएं, जिनको कॉन्वेक्शनल करंट कहा जाता है, कॉन्वेक्शनल करंट उत्पन्न होता है। ये क्या होता है कॉन्वेक्शनल करंट? अरे मारो गोली कसम से, डिस्टर्ब करने के लिए लिखा हुआ आपको, कुछ नहीं होता कॉन्वेक्शनल करंट। सुनो, ये हवा यहां से गुजर रही थी, गर्म हो गई, ये ऊपर चली गई, हवा क्या हो गई, गर्म वाली ऊपर चली गई। जैसे गर्म वाली ऊपर गई, यहां से ठंडी वाले को सूचना मिल गई, भैया चलो नीचे, यहां पे लो प्रेशर है। और जैसे ठंडी वाली यहां पे आई, ठीक है, ये भी गर्म हो गई, और ये गर्म हो गई, फिर ये भी ऊपर चली गई। क्या हो गया, ये भी, यहां से दूसरी वायु नीचे आई ठंडी वाली देखने के लिए, और ये प्रक्रिया चल रही है। ये जो प्रक्रिया चल रही है ना, इसी को कन्वेक्शनल करंट कहा जाता है, संवहनी धारा कहा जाता है। कुछ नहीं होता है, कुछ नया नहीं है, आपको परेशान करने के लिए लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो इसको आप समझिए। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। कह रहा विश्वत रेखीय न्यून दाब पेटी, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी एक तथ्य और भी है, तो पहला तथ्य था, दूसरा तथ्य देख लीजिए। कह रहा पवन धरातल के समानांतर नहीं चलती। ऐसा नहीं कि हवा जो है धरातल के समानांतर ऊपर से नीचे आती रहती, ठीक है, प्रेशर बेल्ट में यही होता है। कह रहा पवन धरातल के समानांतर नहीं चलती, इसी कारण इस क्षेत्र को शांत खंड कहा जाता है, डोल्ड्रम नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? 0 डिग्री वाली जो बेल्ट होती है ना, इसी को डोल्ड्रम कहा जाता है। क्यों? डोल्ड्रम पे हवा समानांतर नहीं चलती। समानांतर में समझ रहे हैं? जैसे ये धरती है और हवा ऐसा नहीं कि ऐसे चल रही है, ऐसे नहीं चलती है, ऐसे आई, गर्म हुई, ऊपर गई, फिर ऐसे ऐसे आता है, ऐसे ऐसे चलता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ऐसे सीक्वेंस बनता है। तो यही तो कन्वेक्शनल करंट है, यहाँ पे हवा ऐसे नहीं चलती है, ठीक है, तो इसी को कन्वेक्शनल करंट कहा जाता है। तो जब हवा धरातल के समानांतर नहीं चलेगी तो इसका मतलब है कि वह क्षेत्र शांत होगा, और शांत होगा तो उसी को इंग्लिश में डोल्ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत पेटी या डोल्ड्रम का नाम दिया जाता है, ठीक है। डोल्ड्रम शब्द याद रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वही 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण वाले बेल्ट पर होगा ये डोल्ड्रम वाला। पूछता है डोल्ड्रम पेटी किस अक्षांश पे है स्थित होता है, तो 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण बताइए आप। कह रहा कि यहां दोनों ओर से आने वाली अस्थाई पवनों का मिलन होता है, ठीक है। जो अस्थाई पवन होती हैं, ठीक है, याद रखेगा, उनका मिलन होता है या उनका देखिए मिलन होना, अभिसरण होना, एक ही शब्द है। इनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कन्वर्जेंस बोला जाता है। तो दोस्तों जब इनका मिलन होता है ना, तो इसी स्थान पर एक नया शब्द आपको आ रहा है, देखिए, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको ITCZ कहा जाता है, इंटर ट्रॉपिकल, क्या बोला जाता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। ये इनको नाम दिया जाता है। क्यों? सिर्फ एक रीजन है, सिर्फ एक रीजन है, पता है क्या? शांत पेटी है, डोल्ड्रम है, अस्थाई पवनों का मिलन स्थल है, अस्थाई पवनों का मिलन स्थल है। इसीलिए भाई लो प्रेशर है तो अगल बगल से लोग आना चाहेंगे ना, तो बस
आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं, मिलन हो रहा है। अब ऐसा तो है नहीं, अब मान लीजिए यहाँ लो प्रेशर हो गया तो भाई इधर से भी ठंडी हवा आएगी, इधर से भी आएगी, उधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, तो ये क्या हो रहा है, अब फिर गर्म होकर फिर सीधा ऊपर चली जाएगी। तो ये जो कन्वेक्शन करंट के थ्रू जो यहाँ पर ये काम हो रहा है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये ITCZ यहाँ पर एक जोन बनता है दोस्तों। ये जोन समय के साथ खिसकता भी है, ठीक है। क्यों खिसकता है इसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है भाई। वजह आपको पता होनी चाहिए ना कि ये कन्वेक्शन जोन जो है ITCZ खिसकता है, इसके खिसकने की वजह से भारत का क्लाइमेट भी प्रभावित होता है। सच बता रहा हूं, भारत का क्लाइमेट प्रभावित होता है। और ये खिसक करके अभी 0 डिग्री लाइन पर ना, ये खिसक करके भारत तक चला आता है, ये खिसक करके भारत तक चला आता है, कर रेखा है भारत में ना, वहां तक चला आता है खिसक करके। तो ये क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कल। आगे देखिए, करा इस कटिबंध में प्रतिदिन वर्षा होती है, अतः इसका प्रभाव वायुदाब पर भी पड़ता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, देखिए वर्षा वाली जो बात कर दिया ना, सुनो, आपको पता है 0 डिग्री पे सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं, टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहां पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो बादल ज्यादा बनेगा, बादल ज्यादा बनेगा, बादल ज्यादा बनेगा तो बादल फिर ठंडा होगा तो वर्षा भी तो ज्यादा करेगा, वर्षा ज्यादा करेगा तो यहां पे खूब सदाबहार वाले वन दिखेंगे। क्या दिखेंगे, सदाबहार वाले वन दिखेंगे। बस हो गया, यहां पर सदाबहार वाले वन दिखेंगे तो जीव जंतु ज्यादा होंगे, पशु पक्षी ज्यादा होंगे, जैव विविधता ज्यादा होगी, सब जुड़ गया इसी से। सुनते जाइए, ये सब यही संबंधित है, ठीक है। लेकिन प्रेशर बेल्ट कैसा है, लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। प्रेशर नहीं है, मजेदार है ना, खूब बारिश हो रही है, किसी को कोई प्रेशर नहीं है, खूब फल फूल है, सब कुछ है। तो सेंस बनाइए याद करने का। आगे देखिए, अब दोस्तों यहां पर देखिए, वही जो डोल्ड्रम वाली पेटी है ना, उसके बारे में यहां दिखा रहा है आपको। यहां पे दिख रहा होगा, ये देखिए नीचे की तरफ देखेंगे ना, एक मिनट, यहां पे देखिए, नीचे नहीं, यहां पर बीच में है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब क्या हो जाता है, ये विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है। और यहीं से 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे तक ये जो हल्का ब्लू में लाइन दिख रही है ना, यही क्या है, यही आपका लो प्रेशर बेल्ट है। और इसी को डोल्ड्रम नाम दिया जाता है, डोल्ड्रम्स, ठीक है, इसको डोल्ड्रम्स नाम दिया जाता है। इसी तरह से आगे आएंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ 45 डिग्री 60 डिग्री पर अलग अलग नाम है। आपने गरजता चालीसा सुना होगा, दहाड़ता सुना होगा, चिल्लाता सुना होगा, ये सब बताऊंगा क्या होता है, ठीक है, घबरा ये मत, आगे वाले में बताऊंगा। ये देखिए, ये ब्लू वाला देख रहे हैं ना, ये जनवरी महीने में ITCZ जो है, मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है, वो देखिए ब्लू वाला लाइन कहां पर, ये भारत के नीचे से गुजर रहा है। और वहीं ये जुलाई महीने में ITCZ क्या होता है, खिसक करके ऊपर आ जाता है, भारत की तरफ आ जाता है। तो दोस्तों ये खिसकता क्यों है और कैसे, 6 महीने बाद, जनवरी से जुलाई 6 महीने का डिफरेंस है, 6 महीने में ये खिसक करके ऊपर की तरफ आ गया और यही याद रखिए इधर मैक्सिको की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा रुक करके, अभी हम लोग 0 डिग्री लाइन पे चर्चा किए हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला चर्चा कर लेते हैं 30 डिग्री वाले पे। करा उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां, जिसको कहा जाता है ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। मैंने कहा था कि 0 डिग्री पे लो प्रेशर, 30 डिग्री पे हाई प्रेशर, फिर 60 डिग्री पे लो प्रेशर, फिर 90 डिग्री पे हाई प्रेशर, ठीक है। तो अभी 30 डिग्री वाले पे बात कर लेते हैं। करा उत्तरी और दक्षिणी इन दोनों गोलार्धों में 30 से लेकर के 35 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, कितना, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री, ठीक है। 5 डिग्री उत्तर साइड में, 5 डिग्री दक्षिण में, लेकिन किस, वो 5 डिग्री कहां से कहां तक, 30 से 35 तक, ठीक है। याद रखें कि बीच में ये उच्च वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं, ठीक है, हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। वायुदाब की ये मेखलाएं पृथ्वी के गति के कारण उत्पन्न होती हैं। ये जो पृथ्वी का घूर्णन गति हो रहा है ना, इसके वजह से कोरियोलिस बल का प्रभाव पड़ता है, कोरियोलिस इफेक्ट के कारण पैदा होती हैं। अभी आगे बताऊंगा कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है। हालांकि क्लास लंबी हो रही है तो मुझे ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाउंस करने लगे, ठीक है, लेकिन मैं तो पढ़ाऊंगा। अब देखिए, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा आपको ना, सीखना है तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो कह रहा है गति के कारण उत्पन्न होती है। इन मेखलाओं में वायु सदा ऊपर से नीचे उतरती है। अब जाहिर सी बात है, देखो सदा वायु जो ऊपर से नीचे उतर रही है तो उसका एक रीजन होगा भाई, प्रेशर, हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, यहां पे हाई प्रेशर बेल्ट बन रहा है। और हाई प्रेशर में क्या होता है, हाई प्रेशर कब पड़ता है बताओ, हाई प्रेशर कब बनता है, जब क्या होती है, ऊपर से हवा नीचे आएगी तो इस धरातल पर प्रेशर डालेगी, हाँ डालेगी। और जाहिर सी बात है जब डालेगी तो इसका मतलब है यहां पे हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा। तो जब हम पहले ही देख चुके हैं कि यह उच्च वायुदाब पेटी है, हाई प्रेशर बेल्ट है, मतलब एक बात तो सिंपल हो जाएगा कि यहां पर सदा सदा वायु ऊपर से नीचे आती है। अरे भाई, लो प्रेशर बेल्ट में सदा वायु नीचे से ऊपर जाती है, तो यहां पर तो ऊपर से नीचे आती है ना, कॉमन सी बात है, तो पीछे बताया आपको। अतः उनका दाब जो है बढ़ जाता है। अब यहीं पर हवा अगर उतरेगी, यहीं पे तो प्लेन आके उतर जाए तो बताओ दाब बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा दाब। तो बस वही कॉमन ले लो, तो दाब बढ़ गया। करा इन मेखलाओं
को अश्व अक्षांश या फिर हार्श लैटिट्यूड्स के नाम से जाना जाता है। बात आता है कि हार्सी लैटिट्यूड क्यों भाई, डॉग लैटिट्यूड क्यों नहीं, लायन लैटिट्यूड क्यों नहीं, एलिफेंट लैटिट्यूड क्यों नहीं, भाई ये भी तो मुद्दा बनता है, मन में आएगा ना सर ये हार्श लैटिट्यूड क्यों कहा गया, अश्व अक्षांश क्यों कहा गया, मुद्दा तो है ना, मुद्दा तो है, तो मैं उत्तर भी देने को तैयार हूं। सुनिए, करा इन मेखलाओं को अश्व अक्षांश या फिर हार्श लैटिट्यूड भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों मध्यकाल में आपको लेकर चलता हूं। मध्यकाल में जब ये बड़े बड़े शिप उप नहीं थे भाई, आज जो है इतने एडवांस तरीके की जहाजें आ गई हैं कि कोई बात नहीं, तब एडवांस तरीके के जहाजें नहीं थे। लोग वायु के आधार पर जो है यात्राएं किया करते थे, ठीक है, बोटिंग जो होता था वायु के आधार पर, गति के आधार पर ही वायु जलयानों को एक दिशा दी जाती थी, ठीक है। तो उसमें बड़े बड़े जो है इस तरह से आप पतंगे देखते हैं वो लगे रहते थे, तो उसके आधार पर उनका डायरेक्शन बदलता था और तब जाकर के ये जो है पानी वाली जहाजें जो है चलाई जाती थी। तो होता क्या था कि जब कभी ये 30 से 35 डिग्री वाली बेल्ट पर ये जलयान पहुंचते थे ना, तो याद रखें मध्य युग में खास करके घोड़ों का व्यापार ज्यादा होता था, ठीक है, घोड़ों का व्यापार ज्यादा होता था। तो होता क्या था कि जो एक घोड़े या अपने साथ जो भी सामान लाद कर लाते थे, तो होता क्या था कि यात्रा करते समय ये जलयान जो है ये आगे चल नहीं पाते थे, विचलित हो जाते थे। क्यों? क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? हाई प्रेशर बेल्ट, ऊपर से हवा नीचे की तरफ उतर रही होती है, ऐसे में बड़ा परेशान करती थी, ठीक है। तो जलयान डूब ना पाए, ठीक है, उनको दिक्कत ना हो, इस वजह से उस जलयान पर वेट को कम करना होता था, तो लोग अपने अपने घोड़ों को पानी में फेंक देते थे, ठीक है। तो यह प्रक्रिया चलती थी, इसीलिए इनको उस जमाने से ही हार्श लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अतः जहाजों का भार हल्का करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया करते थे, इस कारण इन मेखलाओं को अश्व अक्षांश का नाम दिया जाता है। बड़े पुराने समय से हिस्ट्री है। करा पवनों की गति जो है यहां पर अधोमुखी होने के कारण, अधोमुखी मतलब ऊपर से नीचे आने के कारण इन कटिबंधों में पवन संचार बहुत धीमा रहता है, अतः इन कटिबंधों को शांत कटिबंध या बेल्ट ऑफ काम भी कहा जाता है, ठीक है, बेल्ट ऑफ काम भी कहा जाता है। इतनी सी बातें याद रखना। दोस्तों नीचे की तरफ दिखाऊंगा आपको, ये देखिए साउथर्न हार्श लैटिट्यूड आपको दिख रहा है, ये आपको 30 से 35 डिग्री में नजर आ रहा होगा, ये साउथर्न हार्श लैटिट्यूड दिख रहा है, ये दक्षिण साइड में। और उत्तर साइड में जाएंगे तो नॉर्दर्न मतलब उत्तरी हार्श लैटिट्यूड यानी अश्व अक्षांश रेखाएं आपको दिख रही है, ठीक है। बीच में डोल्ड्रम दिखा, ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हार्श लैटिट्यूड है, नीचे की तरफ साउथर्न हार्श लैटिट्यूड है। 30 से 35 डिग्री याद रखेगा, ठीक है। तो ये बीच वाला लो प्रेशर बेल्ट और 30 से 35 वाला हाई प्रेशर बेल्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उपध्रुवीय न्यून वायुदाब पेटियां। उपध्रुवी मतलब, उपध्रुवी को इंग्लिश में सब पोलर कहा जाता है। पोलर माने ध्रुव होता है, तो सब पोलर मतलब क्या हो जाएगा? उपध्रुवी। यहां पर अब देखिए हाई प्रेशर पड़ चुके, तो जाहिर सी बात है यहां पे लो प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। ये लो प्रेशर है, ये 60 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री तक पाया जाता है, ठीक है। 65 नहीं 66.5 पड़िएगा, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। तो 60 से 66.5 के बीच में पाई जाती है। ये न्यून वायुदाब पेटियां होती हैं, लो प्रेशर बेल्ट होता है। करा इन वृत्तों के समीप न्यून वायुदाब की मेखलाओं के बनते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसमें दो तीन तथ्य भी दे रहा है, 3 तथ्य यहां पे हैं। पहला तथ्य दे रहा है इन मेखलाओं के दोनों ओर अधिक वायुदाब मिलता है, ठीक है, दोनों ओर से अधिक वायुदाब मिलता है। कैसे दोस्तों? ऐसे देखो, समझो बात को। पहले ये आपकी 0 डिग्री लाइन थी, फिर ये आपकी 30 डिग्री वाली थी, 0 डिग्री वाली लो प्रेशर थी, 30 डिग्री वाली हाई प्रेशर थी, ये नीचे भी 30 डिग्री वाली हाई प्रेशर थी, ठीक है, ये 30 डिग्री वाली हाई प्रेशर थी। अब यहां पे जो ये 60 से 66 वाली, मान लीजिए 60 वाली लिया, अब ये लो प्रेशर है, लेकिन यहां पर ये जो ध्रुव है ये हाई प्रेशर है। दोस्तों एक तरफ से देखो, ये 60 वाले की हालत बड़ी खराब है, ये 60 वाले की हालत बड़ी खराब है। पता क्यों? दोनों तरफ से हाई फाई लोगों से घिरा हुआ है, दोनों तरफ से हाई फाई लोगों से घिरा हुआ है। एक तरफ ये जो पोल है, जो ध्रुव है, वो भी हाई प्रेशर है, एक तरफ 30 डिग्री वाला चैनल है, ये भी हाई प्रेशर है। तो दोनों तरफ से हाई प्रेशर से घिरा हुआ है, बड़ा परेशान है। 60 से 66.5 डिग्री तक ये बेल्ट फैला हुआ है। और याद रखिए, इन मेखलाओं के दोनों ओर हाई प्रेशर बेल्ट मिलता है। समझ में आ रहा है कैसे? भाई 30 डिग्री वाला भी हाई प्रेशर बेल्ट है और 90 डिग्री में जहां पर ध्रुव है वो भी हाई प्रेशर बेल्ट है। करा ध्रुवों की ओर शीत के कारण, ध्रुवों की ओर शीत के कारण, भाई जहां पर ध्रुव है वहां पे ठंडी है, बर्फ जमी है, तो शीत के कारण। और विषुवत रेखा की ओर, ठीक है,
मध्य अक्षांशों के समीप पृथ्वी के गति के कारण ये इस तरह की वायुदाब पेटियां बनती हैं, ठीक है, ये कारण बता रहा है। दूसरा दे रहा है कि इन मेखलाओं में स्थित सागरों में गर्म जलधाराएं चला करती हैं। कैसी जलधाराएं? गर्म जलधाराएं चला करती, जिनसे यहां तापमान बढ़ जाता है। जब पानी के अंदर जलधाराएं ही गर्म होंगी, जलधारा आपको पढ़ाया गया, ठीक है, सभी जलधाराओं के बारे में पढ़ाया हूं। अगर आपको नहीं पता हो तो एक बार जलधारा स्टडी 91 सर्च करें, बड़ी मजेदार वीडियो मिलेगी। एक एक जलधारा याद करा दिया हूं, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, ठीक है। अल नीनो कैसी जलधारा है? ये सब, ठीक है। वेनेजुएला कैसी है, वेगुएला कैसी है, ठीक है। कनारी जलधारा कैसी, सब आपको पढ़ाया गया कि डिटेल से, ठीक है, तो याद रखिएगा। कह रहा है यहां पर गर्म जलधारा पाई जाती हैं, और गर्म जलधारा है तो टेंपरेचर बढ़ेगा, टेंपरेचर बढ़ेगा तो वायुदाब यानी लो प्रेशर बेल्ट तो बनना ही है। तो यहां पर दोनों तरफ से घिरा जरूर है, लेकिन बनता यहां पर लो प्रेशर बेल्ट है, ठीक है। आगे दे रहा है कि पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण, परिक्रमण नहीं, परिभ्रमण, जो घूर्णन कर रही है ना, उसके वजह से ध्रुवों के ऊपर भंवर बनता है। ध्रुवों के ऊपर क्या बनता है? ध्रुव मतलब वो जहां पे 90 डिग्री है वहां पर भंवर बनता है। कह रहा है वायु की इस भंवर से ध्रुवों पर कभी कभी गड्ढा भी बन जाता है। फलस्वरूप वायु की कमी से न्यून वायुदाब की आवृत्ति भी आगे चल के उत्पन्न होती है। भाई वहीं से हवाएं चलकर आती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो फिर ये कंडीशन बनता है। परंतु यहां इतनी प्रचंड शीत पड़ती है कि उसके प्रभाव से सम्मुख पृथ्वी की गति का प्रभाव नगण्य हो जाता है। प्रचंड शीत के प्रभाव से ध्रुवों पर हाई प्रेशर तो बना रहता है, और न्यून वायुदाब की मेखलाएं अंततः ध्रुव वृत्तों के ऊपर या ठीक उनके बाहर तक ही सीमित हो पाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 90 डिग्री वाले पे चर्चा कर लेते हैं। ध्रुव वृत्तों से ध्रुवों की ओर जाने पर वायुदाब बढ़ता है। जाहिर सी बात है, ध्रुवों की तरफ जितना बढ़ेंगे वायुदाब बढ़ता चला जाएगा, ठंडी है वहां पर, ठीक है। ध्रुवों के निकट तो वायुदाब एक विशेष क्षेत्र में बन जाता है। जिस प्रकार विषुवत रेखा के निकट न्यून वायुदाब का क्षेत्र बनता है, उसी प्रकार ध्रुवों के समीप क्या बनता है? हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, ठीक है। तो ये 7 थे टोटल, और 7 के बारे में बता दिया। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे हेडली कोष के बारे में। ये हेडली कोष क्या होता है? 0 डिग्री से 30 डिग्री में जो हवाओं का उठना बैठना होता है ना, ये होता है हेडली कोष। ये फेरेल कोष होता है, ये ध्रुवी कोष होता है। तो ये तीनों कोषों के बारे में बताऊंगा। ये हेडली कौन थे इनके बारे में भी बताऊंगा, इन्होंने कैसे बताया उसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों कोरियोलिस बल मुझे लगता है आज नहीं बताना चाहिए, आप परेशान हो जाओगे। थोड़ा सा चर्चा खाली कर देता हूं मैं, ठीक है। दोस्तों जब ये पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है ना, तो घूमने के फलस्वरूप जो हवा यहां से सीधा चलना चाहिए ना, वो सीधा ना चल के मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। अब अगर आप ऊपर की तरफ हैं, उत्तरी ध्रुव की तरफ हैं, और नीचे 0 डिग्री लाइन है, तो हवाएं पीछे, अरे उस साइड हवा जानी है तो हवाएं पीछे यानी दाहिने तरफ मुड़ जाती है। और अगर आप दक्षिणी ध्रुव में हैं और 0 डिग्री ऊपर है, ठीक है, तो हवाएं किस साइड मुड़ेंगी? बाएं की तरफ मुड़ जाती हैं। कैसे मुड़ जाती हैं? बाएं की तरफ, ठीक है। तो याद रखेगा, उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण हवाएं क्या होती हैं? उत्तरी गोलार्ध में दाहिने की तरफ मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की तरफ मुड़ जाती हैं। तो दोनों तरफ से मुड़ेंगी तो पीछे ही आएगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वैसे मैं आज आपको कोरियोलिस प्रभाव पढ़ाने वाला था, बाकायदे लिखा हूं, बट याद रखें पढ़ा इसलिए ले रहा हूं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे लगता है कि आज के लिए बस इतनी क्लास आपके लिए काफी है, ठीक है। चलिए तो क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। बड़ा टेक्निकल चैप्टर था, लेकिन आप साथ दीजिएगा। क्लाइमेट यूनाइट सब कवर हो जाएगा, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं ना स्टडी 91 चैनल पे, याद रखिए लेट तो बड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब से लग जाइए और पढ़ाई करना शुरू कीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर करेंगे ऐसा उम्मीद करता हूं। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।